हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। आज जो चैप्टर हम हमारे मिनी शॉर्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे दैट इज द रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। फॉर अ क्विक रिवीजन दिस सेशन इज द मस्ट वॉच। लेट्स जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज द कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम ये टर्म से वेरी मच अवेयर हैं कि एनीथिंग जो कि ह्यूमन नीड्स को satisfy कर रही है is called a resource, whether it is a natural one or it is the man-made one. But the thing is that क्योंकि वो human की needs and wants को satisfy कर रहे हैं, तो that particular thing is known to be as the resource. Gifts of nature such as air, soil, water, forest and minerals, as well as human creations such as buildings, roads and so on are the resource, because they are doing what? They are satisfying the human needs. ठीक है? The air that we breathe, the water that we drink, the food that we eat, the minerals that we use, our means of travel and communication are all the example of the resources. तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर आता है कि रिसोर्स क्या होते हैं, this is the very much easy definition, you can write it well. नेक्स्ट हम आते हैं कि अब जो रिसोर्स है वो किस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं। तो रिसोर्स आर क्लासिफाइड ऑन दिस 4 कैटेगरीज, बेस्ड ऑन द ओरिजिन, बेस्ड ऑन द एग्जॉस्टिबिलिटी, बेस्ड ऑन द ओनरशिप एंड बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। यहाँ से हम इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से जो रिसोर्सेस होते हैं वो बेस्ड होते हैं। अब पहली चीज जो हम देखेंगे कि ओरिजिन के बेसिस पे जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके के हैं, ईदर इट इज द बायोटिक और द एबायोटिक। ठीक है? एग्जॉस्टिबिलिटी के मतलब उसके यूसेज के हिसाब से हम देखेंगे कि वो किस में फर्दर डिवाइडेड है, ईदर इट इज द रेन्यूएबल वन और द नॉन रेन्यूएबल वन। फर्दर अगर हम देखें स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, किस तरीके का जो डेवलपमेंट का उसका जो स्टेटस है वो कैसा है, तो यहाँ पे इट इज डिवाइडेड इनटू 4 अगेन पार्ट्स, पोटेंशियल, डेवलप्ड, रिजर्व्ड एंड द स्टॉक। तो ये हमने किस चीज के लिए देखी, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। नेक्स्ट कम्स टू द ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, किस तरीके का है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और द इंटरनेशनल। तो हेयर यहाँ पर अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट आर रिसोर्सेज एंड हाउ यू विल क्लासिफाई द रिसोर्सेज, तो ये पूरी की पूरी टेबल नीट एंड क्लीन तरीके से बना कर आओगे तो यू आर गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स अकॉर्डिंगली, जितने भी मार्क्स का वो क्वेश्चन आएगा। तो रिवीजन करते समय इस सीरीज को देखना बिल्कुल भी हमें नहीं भूलना है। ठीक है? तो यहाँ पर अब फर्स्ट थिंग हमने क्या देखी थी, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। When it comes to the on the basis of origin, it is divided into 2 parts, the biotic and the abiotic. Biotic, that means it is the living form, in the living form, and abiotic मतलब कि वो नॉन लिविंग है। ये हमारे लिए न्यू क्राइटेरिया नहीं है कि डिस्कस कर रहे हैं कि एबायोटिक क्या होता है, बायोटिक क्या होता है। ये हम शुरू से जो हमारी लर्निंग एज जब हमने स्टार्ट करी थी तब से हम ये देखते हुए आ रहे हैं। तो when it comes to the abiotic, things composed of non-living like your rocks and minerals, also with the metals. ठीक है? Next comes your biotic, that means they are the living ones, जहां पर living ones हैं मतलब उनकी इसमें life है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो वो क्या हो सकता है, we the human beings which are standing in front of you and we are talking। तो यहाँ पर basis of the origin के फॉर्म में biotic and abiotic में वो क्या है, डिवाइडेड है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन द एग्जॉस्टिबिलिटी, तो वो क्या था हमारा, द रेन्यूएबल एंड द नॉन रेन्यूएबल वन। अब हम रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल वन को फर्दर देखेंगे तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड। ठीक है? ऐसे रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, योर सोलार एंड द विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल, अगेन यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल किस तरीके से है कि जो कि क्या नहीं हो सकता, रिन्यूड नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज नॉन रिन्यूएबल वन। एक्चुअली इट इज नॉट द नॉन रिन्यूएबल वन, बट इट टेक्स मोर देन द टाइम, जो एक ह्यूमन लाइफ के स्पैन से भी ज्यादा टाइम लेता है।
ह्यूमन लाइफ का जो स्पैन होता है नॉर्मली 65-100 यहाँ तक का एक स्पैन होता है, लेकिन these resources takes millions of years to get it on the renewed position. That's why it is known to be as the non-renewable one. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, is the example. ठीक है, on the basis of the ownership, the third criteria अब हम देखने वाले हैं वो है on the basis of ownership. And what were these? Individual resources, community owned resources, national resources and international resources. See बेटा, when it comes to the understanding part, या हमें कोई चीज याद करना है तो हमेशा उस वर्ड को देखो कि वो वर्ड एक्चुअली में क्या बोल रहा है. अगर हम बात करें यहाँ पर टू टर्म्स वी आर एबल टू सी, वन इज द इंडिविजुअल एंड अदर इज द रिसोर्सेज. तो इंडिविजुअल का मतलब अ सिंगल पर्सन की बात हो रही है. व्हेन इट कम्स टू द कम्युनिटी, दैट मीन्स यहाँ पे होल कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हो रहा है. नेशनल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, जो पूरी की पूरी कंट्री को डिफाइन कर रहे हैं. इंटरनेशनल मीन्स जो बाहर की चीजों को भी डिफाइन कर रहे हैं. तो ऑटोमेटिकली अगर अब क्वेश्चन आता है हमारे पास और हमको लग रहा है कि हम इसमें कुछ अपने मन से बना के लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली लिखो, लेकिन जो लिखा हुआ होना चाहिए वो एग्जैक्टली सही होना चाहिए. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने देख ली. अब हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, किस तरीके का जो डेवलपमेंट है उनका स्टेटस क्या है. तो पहली चीज है पोटेंशियल, डेवलप्ड, रिजर्व्ड एंड द स्टॉक. तो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल रिसोर्सेज को देखें तो दीज आर द रिसोर्सेज दैट हैव बीन फाउंड इन अ रीजन बट नॉट येट बीन फुली यूटिलाइज्ड. मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनका हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एक सोर्स है, बहुत सी चीजें उसमें बन सकती हैं, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है. दैट मीन्स उनमें पोटेंशियल है कुछ करने का, लेकिन अभी वो पूरी की पूरी तरीके से वो तैयार नहीं है. तो ऐसे रिसोर्सेज क्या आ जाते हैं हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज. नेक्स्ट आते हैं हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच हैव बीन ऑलरेडी डेवलप्ड, विच हैव बीन सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन. मतलब वो ऑलरेडी उनकी जो भी क्वालिटी है, जिस तरीके की भी क्वालिटी है, जितनी भी क्वांटिटी है, वो ऑलरेडी डिटरमाइंड हो चुके हैं एंड दे आर रेडी फॉर द यूटिलाइजेशन. The development of these resources depends upon the technology and the feasibility. दो चीजों में इन developed resources की जो भी चीजें रहती हैं वो दो क्राइटेरियाज में डिफाइन करती हैं, या तो वो टेक्नोलॉजी वाइज कैसा है और feasibility उसकी कैसी है. दैट मीन्स able to be done, किस तरीके से वो काम में आ सकता है. थर्ड आता है हमारा स्टॉक रिसोर्सेज. स्टॉक मतलब आर द मटेरियल्स in the environment which have the potential to satisfy human needs, however human beings do not have the appropriate technology to access these resources. ठीक है, मतलब सब चीजें हैं, वो हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं यूज करने के लिए. हर वो चीज है जो एक ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन अभी उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, किसके पास, ह्यूमन बीइंग के पास, जिससे कि इस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को वो काम में ले सके. तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को एक जगह पर स्टॉक करके रख देता है. फोर्थ आते हैं हमारे रिजर्व्स. दीज आर द स्टॉक्स ऑफ रिसोर्सेज दैट कैन बी पुट टू यूज विथ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, हाउएवर देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, दे कैन बी यूज्ड टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट. मतलब रिजर्व करके, आज उनकी जरूरत नहीं है लेकिन वो हमारे हैं पास में, तो हम उनको रख सकते हैं, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रिसोर्सेज फॉर द कंट्री एंड ऑल्सो फॉर द पीपल. नाउ हाउ द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज आर डन. It is the process of developing the resources in order to make them useful for satisfying human wants. किस तरीके से, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहा है रिसोर्सेज का, वो मेनली इसलिए हो रहा है क्योंकि जितना भी ह्यूमन वांट है वो उसको सेटिस्फाई कर पाए. These some resources cannot be used directly, they have to be processed to make them useful for satisfying our wants.
फॉर एग्जाम्पल कैसे होगा, लैंड हैज टू बी क्लियर्ड एंड प्लग्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब ऐसा रिसोर्सेस जो हमारे पास है लेकिन उसको यूज कैसे करना है, किस क्राइटेरिया के तरीके से यूज करना है, कैसा उसका यूसेज होगा, क्या क्या वो लेकर आएगा, वो सारी चीजें तभी होंगी जब ह्यूमंस के पास प्रॉपर तरीके की नॉलेज होगी। फॉर एग्जांपल हमने लैंड का देखा, लैंड है हमारे पास लेकिन उस लैंड में किस तरीके के क्रॉप्स उगेंगे, किस टेक्नोलॉजी से, चाहे वो मल्टीपल क्रॉपिंग हो सकती है क्या वहाँ पे, किस तरीके की सीड्स होंगी, क्या वो फर्टाइल लैंड है, तो ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज का डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली टू द नॉलेज यहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब रिसोर्सेज का यूज हो रहा है तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। तो रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके की होती है, resource planning is a widely accepted strategy for judicious use of resources. It has the importance in a country like India which has enormous diversity in the resources. जितने रिसोर्सेस इंडिया में हैं उतने ही शायद कहीं पे होंगे, होते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो उनकी क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है अकॉर्डिंगली वैसी सेट नहीं होती। तो यहाँ पर जितने रिसोर्सेस इंडिया के पास हैं तो प्रॉपर मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है, प्रॉपर प्लानिंग की भी ज़रूरत है। प्रॉपर प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए यहाँ पर कि पर्टिकुलर रिसोर्सेस व्हाटएवर वी आर यूजिंग उनको एक वाइज तरीके से हम यूज करें, सो दैट इट इज मेंटेन्ड फॉर अस ऑल्सो एज वेल एज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हाउ इज द रिसोर्स प्लानिंग डन, किस तरीके से होती है, पहली चीज आइडेंटिफाइंग इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज, सबसे पहली चीज कि वो रिसोर्सेज कैसा है, किस तरीके का है, किस तरीके से यूज में आ सकता है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन, किस तरीके से वो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजी वाइज सेट हो सकता है फ्रॉम अ कंट्री टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, वो सारी चीजें भी देखी जाती हैं। मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बनेगा किस तरीके से वो यूज आएगा ह्यूमन को और किस तरीके से वो उसकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो फॉर ऑल दीज थिंग्स प्रॉपर प्लानिंग इज टू बी डन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नाउ रिसोर्सेज जैसे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा यूसेज हो रहा है तो उसको हम किस तरीके से कंजर्व करके भी रख सकते हैं। रिसोर्सेज का यूसेज ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो ऐसे में ये जो रिसोर्स हैं वो अपनी क्या खो देते हैं, सस्टेनेबिलिटी खो देते हैं। तो फॉर टू मेंटेन दिस थिंग वी हैव टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज। नाउ हाउ कैन वी कंजर्व इट, using natural resources carefully and giving them time so that they can be replenished or renewed is called the resource conservation। मतलब ऐसे तरीके से रिसोर्स को कंजर्व करके रखो so that ये रिन्यूड भी हो जाएं और हमारे साथ साथ फ्यूचर जनरेशंस के भी काम वो इजीली आ सके। फॉर एग्जाम्पल द कोल, द पेट्रोलियम, द नेचुरल गैस, द क्रूड ऑयल, ये सारी चीजें। ठीक है, conserving the resources for future usage and balancing their need at the same time is known as the sustainable development। That means हम भी यूज करें, उसको हम संभाल के रखें भी, रिन्यूड होने के लिए भी टाइम दें, so that ये जो डेवलपमेंट है वो सस्टेन रहे और आगे की जनरेशंस के लिए भी इजीली हेल्पफुल रहे। ठीक है, नाउ व्हाट आर दी लैंड रिसोर्सेज, किस तरीके से है। सबसे पहली चीज लैंड रिसोर्सेज में हम देखेंगे फैक्टर्स एंड द पैटर्न्स ऑफ द लैंड यूज, किस किस तरीके से लैंड का यूसेज होता है। पहली चीज फिजिकल यूज में क्या क्या आ जाता है हमारा, ऑल द टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड दी सॉइल टाइप्स, किस तरीके का लैंड है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, किस तरीके की सॉइल है उसमें और किस तरीके का क्लाइमेट वो बेयर कर रहा है, जिसकी वजह से जो क्रॉपिंग पैटर्न की तरफ से अगर हम देखें क्या वो लैंड क्रॉपिंग के लिए है या वहाँ पर कोई माइनिंग एरिया है कि माइंस हो सकती हैं, मिनरल्स निकल सकते हैं वहाँ से, ये सारी चीज़ें। ह्यूमन किस तरीके से देखा जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एंड देयर कल्चर एंड द ट्रेडिशन। रीजंस, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली कि किस तरीके के लैंड का यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से जो लोग हैं फिजिकली क्या क्या यूसेज करते हैं लैंड का, वो चीज़ें। अब जब लैंड का यूसेज हो रहा है तो लैंड का डिग्रेडेशन भी होगा बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट हो रहे हैं,
तो जो लैंड है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी खोती जा रही है, वाटर लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल है, उसका लेवल बहुत ज्यादा डाउन होता जा रहा है। तो व्हाट आर द रीजंस? बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, overgrazing, mining, quarrying, dumping of industrial waste. So these are the reasons, basic reasons या main reasons of the land degradation. Now what are the measures to solve the land degradation? It is afforestation, control over grazing हम कर सकते हैं, mining को किस तरीके से control करें ये देख सकते हैं, shelter belts, proper disposal of industrial waste. बेसिकली अगर इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो these are the key points what we are discussing. मेन आंसर हमें अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाना है। डिग्रेडेशन जैसे मेजर्स टू सॉल्व डिग्रेडेशन आया, एफॉरेस्टेशन, हम उसमें कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। अकॉर्डिंगली पहली चीज तो हमें यह देखनी है कि क्वेश्चन का वेटेज कितना है, क्वेश्चन का वेटेज जितना होगा उसी के अकॉर्डिंगली हमें पॉइंट्स बना के हमारे आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स आफ्टर द लैंड। सॉइल एज अ रिसोर्स क्यों है? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या है? इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। मतलब अगर हम सिर्फ प्लांट के क्राइटेरिया को देख रहे हैं तो इसके अलावा भी जो सॉइल है वो बहुत से ऐसे माइक्रो एनिमल्स या माइक्रो बैक्टीरिया, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका क्या है? घर है। तो यहाँ पे एक ऐसा टाइप वो प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स है जिसमें कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द अर्थ सस्टेन। टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब कुछ सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ सॉइल को बनने के लिए भी इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो सोचो आज इतना सॉइल और लैंड का यूसेज हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है कि आने वाले टाइम में ये सब भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। Now if we see the soil formation, तो वो किस तरीके से, ये पूरा का पूरा डायग्राम हमारे NCERT में भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन अगर आता है what are the factors affecting the soil formation, पूरा का पूरा बेटा ये डायग्राम उठा के याद करके लिख के आ जाना, फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो अगर हम सॉइल का फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे चालू होता है, सबसे पहली चीज होती है पेरेंट रॉक। What does it determines? It determines the color, the texture, the chemical properties, the mineral content and permeability. तो ये सारी चीजें पेरेंट रॉक के अंदर होती है कि कितना क्या क्या उसमें चीजें अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है हमारा रिलीफ फीचर, जिसमें हमारा ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप एंड डिटरमाइंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, कितने हाइट पे है, किस तरीके की सॉइल है, क्या उस सॉइल से बन जाएगा, क्या वो माउंटेनियस रीजन का सॉइल है तो उसमें क्या हम कर सकते हैं, क्या वो एक प्लेन सरफेस का सॉइल है उसमें हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोरा, फौना एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच टोटली अफेक्ट्स द ह्यूमस फॉर्मेशन, किस तरीके से वो फॉर्म होगी, क्या उसके क्राइटेरियाज रहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम, कि किस तरीके से, क्या वो सॉइल कितनी पुरानी है। लाइक वी हैव सीन कि इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म द कुछ सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पर क्या टाइम है, उसकी थिकनेस कितनी है, कितनी पुरानी वो सॉइल है, कितने टाइम से उसका यूसेज हो रहा है, ये सारी चीजें डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइमेट फैक्टर, किस तरीके का उस पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट है, रेनफॉल कैसी है, क्या वो एक ड्राई रीजन है या वो सेमी एरिड रीजन है या वो पूरी तरीके से ऐसा रीजन है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी ही होता है। तो दीज आर द फैक्टर्स फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है। Now what are the classification of soil? Most important thing, अब अगर हम ये चैप्टर मैप के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जैसे कि हम देख सकते हैं। अब we are able to see the alluvial soil, the black soil, the literate soil, the arid soil and the red and yellow soil. These are some of the important soil which are found in India. तो अगर हम इनकी चीज़ों के बारे में देखें कि हाँ alluvial soil है तो वो काय से बनती है, it is made up of river deposits, consist of sand, slate and clay. इसके टाइप क्या होते हैं, खादर एंड भंगार होते हैं। intensively cultivated, support dense pollution, ideal for paddy, wheat and sugarcane। मेन चीज इस चैप्टर की मेन चीज जो हम मैप से रिलेट कर सकते हैं तो यहाँ पे ये कहाँ मिल रही है हमें, नदर्न प्लेन्स एंड दी डेल्टास। अब इमेजिन करो कि नदर्न प्लेन्स हमारा कहाँ पर होता है,
हम इमेजिन करेंगे, देखेंगे, बुक में देखेंगे नदर्न प्लेन्स कहाँ का अलुवियल सॉइल बताई गई है। मैप का क्वेश्चन अगर आता है तो पूरा का पूरा हम एज इट इज देख के लिख सकते हैं कि भाई अलुवियल सॉइल है, नदर्न प्लेन्स में मिल रही थी, नदर्न प्लेन्स का एरिया हमारा ये कंस्टिट्यूट होता है, और यहाँ से हमारा आंसर बन जाता है मैप के लिए। सेम विल बी गोइंग विद द रेड एंड येलो, एरिड और लेटरिट एंड द ब्लैक सॉइल। कहाँ कहाँ पर ये मिलते हैं, इनके क्या क्या की पॉइंट्स हैं। लाइक रेड सॉइल है, येलो सॉइल है, तो ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये मेन कहाँ पर मिल रहा है, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ में, बिकॉज इट इज येलो क्योंकि ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है। एरिड सॉइल बिकॉज इट इज द ड्राई रीजन के बारे में बात हो रही है। तो सैंडी इन टेक्सचर, सेलीन इन नेचर, lacks humus and moisturizer, lower horizon of soil contains कंकड़, और ये मेनली हमें कहाँ मिल रहा है, वेस्टर्न राजस्थान में। फॉरेस्ट सॉइल की बात आती है तो ये फॉरेस्ट रीजन हमारा कवर कर रहा है। मेनली ये कौन सा फॉरेस्ट रीजन कवर कर रहा है, हिली फॉरेस्ट एरियाज, जहां पर हमें लोमी एंड स्लिटी वैली साइड्स मिलती है जो जम्मू कश्मीर और सिक्किम की तरफ हमें मिलती है। तो मैप के पर्सपेक्टिव से बेटा ध्यान रखना है हमें कि अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहाँ कहाँ फाइंड हो रही है ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और वही का वही अगर क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। सेम विद द ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल कहाँ पर, मेड ऑफ लावा फ्लो, आइडियल फॉर कॉटन कल्टिवेशन, rich in lime, potash, magnesium and calcium carbonate, mainly found in the Deccan Plateau. Laterite soil derived from Latin word later, which means the brick. Prone to teaching, low humus, suitability for crops like cashew nuts. Main areas इसके कहाँ पर हैं, कर्नाटका, केरला, एमपी, हिली उड़ीसा एंड दी असम। तो क्योंकि ज्योग्राफी है, 6 चैप्टर्स हैं तो 6 तरीके के मैप की थिंग्स होंगी, तो रिवीजन के साथ साथ ये प्लेसेस भी देखते जाना, मैप का ऑलरेडी काम हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब मेजर सॉइल टाइप्स, जैसे कि ये अपन एक देखें मैप को, तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है। ग्रीन चेक्स में फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स हैं, तो ये हमारा सॉइल यहाँ पर है। ये वाली सॉइल हमारी एलुवियल है, रेड एंड येलो है। ब्लैक सॉइल है ये, ठीक है, और लेटरीट सॉइल है ये हमारी, ये जो रीजन्स कवर कर रही है लाइक दिस, और एरिड सॉइल हमारी कौन सी है, ये वाली है, येलो वन। वेयर इज द येलो वन, दिस इज द एरिड सॉइल। तो मेनली हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है, कौन सी प्लेसेस कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूट हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी सी व्हाट इज सॉइल इरोशन, नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू। सॉइल इरोशन क्या होता है कि दैट इज सॉइल विच इज नेचुरली रिमूव्ड by the action of water or the wind is known as the soil erosion. Mainly soil erosion जो होता है वो किससे हो रहा है, by the water, wind and tillage effect both of agriculture and of natural environment. तो यहाँ पर कोई भी फैक्टर हो सकता है, या तो कोई ड्रॉट, या तो कोई बहुत ज़्यादा वाटर का फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से सॉइल इरोड होके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर चली गई। सो दीज आर दी फैक्टर्स। या तो बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, तो सॉइल उड़ के एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी, तो दिस इज मेनली नोन एज द सॉइल इरोशन। नाउ मेन थिंग यहाँ पे आती है सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक। सॉइल इरोशन है तो उसकी कंजर्व करने के लिए भी बहुत सी टेक्निक्स बनाई गई होगी। पहली चीज आती है हमारी काउंटर प्लगिंग। लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम, काउंटर प्लगिंग हेल्प्स प्रिवेंट इरोशन फ्रॉम द हेवी रेन्स। ऐसे काउंटर्स बना दिए जाते हैं कि अगर हैवी रेन भी आए तो क्या तरीका हो, वाटर एक तरीके से फ्लो करके चले जाए विदाउट अफेक्टिंग द सॉइल। नेक्स्ट आता है टेरेस, जो कि टेरेस फार्मिंग एज यू कैन सी जो नॉर्मली हिली एरियाज में हमें देखने को मिलेगा, प्रिवेंट्स इरोशन फ्रॉम हैवी रेन्स ऑन दी स्टीप हिल्स। हमने मैसूर वगैरह में देखा होगा, इस तरीके से स्टीप्स बनाए जाते हैं जिससे कि प्लांटेशन होता है, तो जो सॉइल होती है वो एक जगह से नीचे नीचे उतर के एक पर्टिकुलर जगह पे ही ठहर जाती है। नो टिल फार्मिंग प्रिवेंट्स इरोशन बाय प्रोवाइडिंग कवर दैट रिड्यूसेस द वाटर रन ऑफ। नेक्स्ट आता है सोयाबीन्स आर अ कवर क्रॉप विच रिस्टोर्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो इस तरीके से
प्लांट्स को लगा दिया जाता है, क्रॉप्स को सोन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, जो सॉइल इरोड होके जगह से दूसरी जगह जाने वाली होती है वो नहीं जा पाती है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स ओके। सो हेयर दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। नेक्स्ट रिवीजन सीरीज में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।